Hello everyone, my name is Rajan Singh. This year in CAPF 2022, I secured All India rank 104 and this was my second attempt of CAPF. पहले मैंने 2019 वाला अटैम्प्ट दिया था, उसमें इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था और इस साल रैंक आई है। अपनी बेसिक इंट्रो में दूँ तो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में BSc की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और उसके बाद से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 19 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसी के साथ से मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। सिविल भी दिया मैंने, सिविल के मैंने 3 मेंस दिए हैं 20, 21, 22 में, और अभी मैं आगे भी सिविल की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने की प्लानिंग में हूँ आगे। अभी हम CAPF एग्जामिनेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो CAPF AC का एग्जामिनेशन, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ये UPSC कराता है। UPSC ही इसका रिटन कराता है और UPSC ही इसका अपना इंटरव्यू भी कराता है। इंटरव्यू इसका सेम जो CSE है उसी की तरह होता है। और अगर CAPF में बात करें तो जो ये एग्ज़ाम है इसमें 5 सर्विसेज हैं अपनी। फर्स्ट CISF, SSB, CRPF, BSF और ITBP। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इन फोर्सेस के बारे में। तो CISF स्पेसिफिकली जो अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको कवर करती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स हैं अपने, और जो भी NTPC प्लांट हैं, इस तरीके के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। और अगर SSB की बात करें तो ये अपना नेपाल प्लस भूटान बॉर्डर, इन दोनों को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, इनका लीड इंटेलिजेंसी भी देखती है। साथ में जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ कैंप्स हैं, इन सबको भी ये नेपाल और भूटान बॉर्डर दोनों पर ही देखती है। साथ ही अगर CRP की बात करें तो ये ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें आइदर नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी और ओवरऑल सिक्योरिटी, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, इन सभी को कवर करती है CRP। इसके अलावा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान बॉर्डर अपना और बांग्लादेश बॉर्डर, इन दोनों को कवर करती है। इन दोनों को पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, इंटेलिजेंसी देखना, यहाँ की सोशल सिक्योरिटी देखना, हेल्थ, एजुकेशन। और BSF के पास तो स्पेसिफिकली 50 किलोमीटर एरिया में बॉर्डर के सिविलियन पावर, सिविल पुलिस की पावर है, ये अरेस्ट भी कर सकते हैं लोगों को, और मतलब बहुत ब्रॉडर पावर्स हैं इनके पास बॉर्डर गार्डिंग के अलावा। और ITBP स्पेसिफिकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर, इसको कवर करती है। इसकी पोस्टिंग मेजरली लद्दाख और अपना अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीजन में है। ये इनका बेसिक जो 5 फोर्सेस हैं, और 2 फोर्सेस हैं CAPF में, लेकिन जो वैकेंसी निकलती है वो स्पेसिफिकली इन 5 फोर्सेस के लिए ही निकलती हैं। अब हम असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट एक ग्रुप A की पोस्ट है। ग्रुप A की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा आता है। और लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 ही आपको सिविल सर्विसेज में जो IAS रैंक है उसके लिए भी लेवल 10 ही रहता है, तो उसके बराबर ही इसकी सैलरी होती है। अगर सैलरी की बात करें तो स्पेसिफिकली लेवल 10 की सैलरी होती है बेसिक पे 56,100 प्लस DNS अलाउंस प्लस HRA, और आपको वेरियस अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर आप बात करें तो आपको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग में ही आपको, क्योंकि पोस्ट दी जा रही है डायरेक्टली, यहाँ पर आप NDA या CDS की तरह कैडेट्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, यहाँ आपको डायरेक्टली पोस्ट दी जाती है। तो क्योंकि आपको डायरेक्टली पोस्ट दी जा रही है तो आपको सैलरी ही पेड होती है बेसिक पे, तो आपको अराउंड 60,000 के अराउंड ट्रेनिंग से ही मिलेगा 60 के। ये नहीं है कि आपको स्टिपेंड मिले 20-25 के, डायरेक्ट आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट डे से जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो। और आप जब आप पोस्टिंग में जाओगे तो इसके अलावा एडिशनली आपको 60K के अलावा प्लस अलाउंसेस मिलेंगे, तो लेवल 10 की सैलरी आपको पेड होगी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको PSO बोलते हैं, वो आपको मिलता है। आपको अगर आप HRA नहीं ले रहे हैं तो जहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ आपको 4 BHK आपको घर मिलता है, और वेरियस फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आप सभी को पता है स्पेसिफिकली। एडिशनली अब हम फोर्स के अलावा बात करें तो UPSC के जो CSE है उससे ये कैसे डिफ़र करता है। तो मेजर डिफरेंस है इसका। मेजर डिफरेंस है कि CSE में आपको मेंस लिखना है,
9 पेपर देने हैं आपको सीएसई में। मेंस के अंदर आपको 9 पेपर देने हैं रिटन, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक ही दिन का पेपर है, 1 डे पेपर, जिसमें 2 पेपर हैं। एक ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा है पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव। ये आपका 250 मार्क्स का है, ये आपका 200 मार्क्स का है। और पूरे पेपर की बात करें तो इसमें बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपका 150 मार्क्स करके ये टोटल 600 मार्क्स का पेपर है। ठीक, अब डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपको मेंस लिखना है, मेंस में 9 पेपर हैं और उसके बाद इंटरव्यू देना है। लेकिन यहाँ पे आप एक दिन में अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर कर देते हो, अगर आप पेपर 1 में 160, जैसे मेरा स्कोर 164 था इस ईयर पेपर 1 में, और पेपर 2 में मेरा स्कोर था 97, तो इन दोनों को देखें तो 261 मेरे रिटन में कवर हो रहे हैं। तो मेरे को इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रिटन में अच्छा कर देते हैं। और रिटन में जब आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहला पेपर, तो इसमें तो आप 170 180 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने मार्क्स, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो। और अगर आप 170 180 तक जा रहे हो तो आपको मोर और लेस कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा पेपर में। अब ये हो गई बेसिक पेपर की बात। इसके बाद है कि डिफरेंस यूपीएससी से, एक तो मेंस की हमने बात करी ली, दूसरा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली पेपर 2 के बारे में जब बात करेंगे तो कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ही ऐसे आते हैं, उनको ही आप अच्छे से स्ट्रक्चर को तैयार करके प्रैक्टिस करके स्कोर काफ़ी अच्छा किया जा सकता है कंपैरेटिवली यूपीएससी सीएसई मेंस के। सीएसई में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और 9 पेपर लिखने हैं, उसके बाद आप मेंस क्लियर करोगे तब आप इंटरव्यू दोगे। इसमें आपको कंपैरेटिवली ईजी है, और साथ ही लेकिन पोस्ट आपको लेवल 10 की ही मिल रही है, सेम लेवल 10 ही एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है, लेवल 10 ही आपको एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिल रही है। इस पेपर के बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, ये भी एक बेनिफिट रहता है जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, कि कम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपके सिलेक्शन का परसेंटेज चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि इसके पेपर के बीच में और इंटरव्यू के बीच में फिजिकल और मेडिकल और है, तो क्योंकि फिजिकल और मेडिकल है तो जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हम लोग फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये फियर बहुत रहता है। तो मैं आज इसको भी एड्रेस कर देता हूँ। तो अगर हम फिजिकल की बात करें इसमें तो 100 मीटर रेस है, एक 800 मीटर रेस है, एक लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। तो अगर कोई 15 दिन से 20 दिन अच्छे से रनिंग करता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, जिसकी बॉडी मोर और लेस फिट है, एवरेज है, और शॉर्ट पुट तो हर कोई फेंक लेता है, शॉर्ट पुट में कोई इशू नहीं है, आपको बहुत छोटा फेंकना है, अराउंड 4.5 मीटर फेंकना है तो बहुत आसानी से फेंक जाता है। और 100 मीटर रेस में आपको 16 सेकंड दिए जाते हैं, और आपको अंदर की बात बताऊं तो 16 से भी ऊपर ही मिल जाते हैं, वहाँ पर बहुत रिलैक्सेशन ही रहता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है कहीं फिजिकल में। और 800 मीटर में भी 3 मिनट 45 सेकंड आपको मिलते हैं, तो आप बहुत आसानी से फिजिकल कर सकते हो। 15 से 20 दिन देने हैं आपको फिजिकल में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कोई सीपीओ का फिजिकल नहीं है या पुलिस का फिजिकल नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो, सुबह शाम दौड़ना हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से इसका फिजिकल हो जाता है। और अगर आप फिजिकल मेडिकल के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना है। तो ये होगी बेसिक प्रोसेस की बात और रियलिटी ऑफ फिजिकल की, जो क्योंकि फिजिकल को लेके लोग बहुत कंसर्न रहते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर 2। जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, पेपर 1 में तो आप जितना स्कोर करेंगे वो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन पेपर 2 में ऐसा है कि पेपर 2 में एक पोर्शन है ग्रामर का, स्पेसिफिकली 25 मार्क्स की ग्रामर है, ये ऑब्जेक्टिव है इस पेपर के अंदर। बाकी 175 का पेपर सब्जेक्टिव है। अगर आप 25 नंबर ही ग्रामर पूरी सही कर देते हो तो आपको 25 में से 25 नंबर ही मिलेंगे, कोई इसमें एक नंबर भी कटेगा नहीं आपका। और अगर आप ग्रामर में अच्छा स्कोर कर देते हो तो आपको 100+ में बहुत आसानी रहेगी, आप बहुत आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हो पूरे पेपर में। क्योंकि जैसे अगर पेपर की बात करें स्पेसिफिकली तो ऐसे है 80 मार्क्स, 40 मार्क्स का आपका आर्गूमेंट है, 20 मार्क्स की आपकी 2 रिपोर्ट हैं, और 20 मार्क्स का आपका पैसेज है, और
प्रिसाइज है आपका 15 नंबर का और 25 नंबर की आपकी ग्रामर है। ऐसे करके ये 80, 40, 120, 140, 160 और 40 200 मार्क्स का पेपर है। तो इन सभी की भी अगर बात करें, आगे मैं पेपर 2 के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इन सब का अगर स्ट्रक्चर वाइज और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस के साथ इसको प्रिपेयर करें तो इसमें 100+ इजीली स्कोर किया जा सकता है। और अगर आप दोनों पेपरों में अच्छे से प्रिपेयर करते हो, रिटन में अच्छे मार्क्स लाते हो, तो आपका मोर और लेस आपका सिलेक्शन कन्फर्म होता है। ये बात होगी हमारी पेपर 2 के इम्पोर्टेंस की। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप CAPF का इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इस बार भी देखें तो अभी 202 का रिजल्ट आया है, ओवरऑल वैकेंसी 233 थी, 750 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो इंटरव्यू का अच्छा रहता है कि ज़्यादा बहुत 3 टाइम से भी ऊपर लोग बुलाए जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप CAPF का इंटरव्यू देते हो तो आपको मोर और लेस बिल्कुल सेम फील आएगी, सेम पैनल मेंबर होते हैं, सेम चेयरमैन होते हैं, और मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी मोर और लेस सिविल जैसे ही होते हैं। तो आपको एक सिविल के इंटरव्यू देने का फील आएगा पूरा, कि भाई UPSC जा रहे हैं आप, UPSC में वही सेम ड्रेस कोड है, सेम मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, सेम तरीका है, पूरा जो टाइमिंग है, हर चीज़ को लेके सेम मोर और लेस सेम ही रहता है प्रोसेस। तो आपको एक CSE के इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो लोग स्पेसिफिकली CSE की ही तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस चीज़ को लेके कि उनको एक CSE का इंटरव्यू देने को मिल जाएगा। अगर आप एक बार इंटरव्यू दे लेते हो पहले, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने 19 में इंटरव्यू दिया था। तो 19 में जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे को ऐसा पहले इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि भाई फियर है अंदर मेरे, बोलने में भी मेरे हाथ पैर काँप रहे थे फर्स्ट इंटरव्यू में। जब चेयरमैन या फिर पैनल मेंबर्स मेरे से टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं उनको अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहा था। तो वो दिक्कत मेरे को दिख रही थी। लेकिन जब मैंने पहला एक इंटरव्यू दे रखा है तो मेरे को पता है कि भाई पूरा प्रोसेस कैसे है, कैसे जाना है, क्या करना है। वेट कराते हैं बाहर 10 से 15 मिनट का, और पैनल मेंबर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक जब आपको पूरा ब्रॉड फ्रेमवर्क पता होता है पूरा, कि भाई इस तरीके से सारी चीज़ें होनी है, तो आपके अंदर का जो फियर है ना वो बहुत कम हो जाता है, फियर नहीं रहता। और जब आदमी फियरलेस होता है तो वो अच्छे से अपने आप को एड्रेस कर पाता है, अपनी बातों को अच्छे से एलेबोरेट कर पाता है। तो जो मतलब इंटरव्यू है वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है ओवरऑल। तो अगर आप एक बार CAPF का भी इंटरव्यू दे लेते हो तो वो आपको CSE के इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मान लो आपने मेंस में स्कोर अच्छा कर लिया लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ सिविल का, तो आपका एक पूरा साल का अटैम्प्ट चला जाएगा। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आपने पहले CAPF दे रखा है, CAPF में आपका इंटरव्यू दे रखा है आपने, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सिविल के इंटरव्यू को देने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को भी मैं एड्रेस करना चाहता था कि जो लोग स्पेसिफिकली सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है कि अगर वो CAPF का इंटरव्यू देते हैं तो। अब हम पेपर के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली दोनों पेपरों के बारे में। पहला है हमारा पेपर 1 और दूसरा है हमारा पेपर 2। पेपर 1 के मेजर हैं, पहला जनरल साइंस, इससे आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है हिस्ट्री, इससे आपके अराउंड कभी 15 आते हैं, कभी 20 भी आ सकते हैं, 50-20 क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा है पॉलिटी, इससे भी सेम ही 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं। चौथा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये थोड़ा इसमें टफ भी आता है अगर CAPF को स्पेसिफिक कंपैरिजन करें हम सिविल से, तो इसके भी अराउंड 10 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। और पांचवा पोर्शन है करंट अफेयर्स का, इसके भी कभी 10 क्वेश्चंस रह सकते हैं, 15 क्वेश्चंस रह सकते हैं ऑन एन एवरेज। और एक पोर्शन है इसमें डिफेंस का। अभी हमने जो पिछले 2 साल में ट्रेंड देखा है उसमें डिफेंस के क्वेश्चंस कोई पूछा जा रहा है और डीप में पूछा जा रहा है। तो डिफेंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आप डिफेंस को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो करंट से रिलेटेड डिफेंस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो करंट से मर्ज करके वो डिफेंस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएँ, 5 क्वेश्चन पूछे जाएँ, 4 क्वेश्चन पूछे जाएँ, वो अलग अलग है। साथ ही अभी इसमें हमारा जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रह गया। अब इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स का ट्रेंड पिछले 2-3 साल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी हम बात करें तो
साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, डिफेंस, और अभी अपना पोर्शन रह गया इसमें मैथ एंड रीजनिंग का। इसके भी अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है इसका बेसिक मैथ एंड रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब बेसिक सोर्सेस आपको पता है। जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है। जनरल साइंस के लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी करनी है। बेसिक एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कभी कभी आपको 11-12 की एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये 10th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है मेजरली, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे कभी कभार 11-12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको देख लेने हैं 11-12 की एनसीईआरटी से भी। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी कर सकते हैं। उससे आपके अगर मान लीजिए जनरल साइंस का टॉपिक टफ आता है, तो अगर टफ आता है तो आप उसको आराम से कर ले जाओगे और वो आपको एक एडिशनल पॉइंट दे देगा। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से तो जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो आप डायरेक्टली उनको कर सकते हो। दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री इस साल टफ आई थी। आपने देखा कि हिस्ट्री में तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे। जो 2023 का पेपर हुआ है, 2023 के पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस थे। एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शंस भी वो बढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हिस्ट्री को आपको थोड़ा ऐसे प्रिपेयर करना है। मैं बता देता हूँ कि जो थीम्स हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, वो तो आपको मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उनसे आपको क्वेश्चंस कोई आए तो छूटना ही नहीं चाहिए। अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपको थीम से मिल जाएंगे, और प्लस बाकी जो एनसीईआरटी हैं हिस्ट्री के वो आप कर लोगे तो आपके 70 to 80% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी 20%, जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन वो किसी से नहीं होने हैं, तो उनकी आपको चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा पॉलिटी ऑलवेज डूएबल आएगी, ऑलवेज। पॉलिटी कभी भी इतनी टफ नहीं आएगी कि आपसे हो ना, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना है। पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके होने ही चाहिए। अगर पॉलिटी में आप पीछे रह गए तो आप हायर स्कोर नहीं कर पाओगे। तो पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। आपको सोर्स पता ही है पहले से ही, लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी थोड़ा टफ टॉपिक है अगर इसके बारे में बात करें सीएपीएफ के स्पेसिफिकली, क्योंकि सीएपीएफ में ज्योग्राफी थोड़ी टफ पूछी जाती है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बेसिक एनसीईआरटी ही 11-12 की इसके लिए पढ़नी है आपको। अगर आप 11th and 12th की एनसीईआरटी कर लेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। उसको बस थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका हो जाए। उसके अलावा करंट अफेयर्स अभी जो रिसेंट में ट्रेंड देखा गया है, उसमें देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डीप पूछे जा रहे हैं। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि ये चेयरमैन बन गया या फिर ये मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है, इस तरीके क्वेश्चन। उसमें क्या पूछ रहे हैं कि वो मिसाइल के अंदर जाके पूछ रहे हैं कि वो मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कि वो 4000 किलोमीटर जा रही है, 6000 किलोमीटर जा रही है, या फिर उसकी वो इंडिया की इंडिजिनस है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको डिफेंस के स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर है उनको डीप में पढ़ना है, और करंट अफेयर्स भी ओवरऑल डीप में पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि पहले करंट अफेयर्स ईजी आते थे, वो अब थोड़ा टफ हो रहे हैं करंट अफेयर्स। और जैसे मैंने अभी डिफेंस के बारे में बता दिया, इसको थोड़ा डीप पढ़ना है इस टॉपिक को। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी तो बेसिक एनसीईआरटी ही है, प्लस बजट। इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि करंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो बजट से आएगा, ये स्पेसिफिक चीज़ है। और एनसीईआरटी आपको कवर कर लोगे आप एक बार एनसीईआरटी, तो आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अब बेसिक नहीं आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पर कि जब क्वेश्चन अगर बेसिक से नहीं आ रहे हैं तो आपको जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि आप मैगजीन किसी भी कोचिंग की जब पढ़ते हैं तो उसमें जो करंट में इकोनॉमिक्स में चीज़ें चल रही हैं, जीडीपी को लेके, ट्रेंड्स को लेके, स्पेसिफिकली जैसे अभी रिसेंट में स्टॉक मार्केट को लेके बहुत डिस्कशन चला था, तो सिविल में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। जो बीटा वाला क्वेश्चन आया था तो वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। वो कोई स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि स्टॉक मार्केट का वॉलेटिलिटी को लेके करंट जो अडानी सागा था उसको लेके करंट में थी स्टॉक मार्केट। तो अगर किसी ने स्टॉक मार्केट बेसिक्स पढ़ लिए होते करंट अफेयर्स के तो वो बीटा वाला क्वेश्चन कर सकता था। इसी तरीके के क्वेश्चन आई थिंक एक या दो सीएपीएफ में भी आए हैं।
तो आपको करंट की चीज़ें देखनी है, करंट की चीज़ों के उनके बेसिक्स तैयार करने हैं। वो अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो आप, तो करंट में जो टॉपिक होगा, अगर अडानी का जो सागा चला था उसमें अगर आप करंट को तैयार करोगे अच्छे से तो आपका ये क्वेश्चन होना ही होना है। इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स तैयार करनी है, और इकोनॉमिक्स में आपका एज बन सकता है अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अगर माइक्रो का पूछ लिया तो हमसे होगा नहीं, या फिर टफ हो। इकोनॉमिक्स को बहुत लोगों को डर लगता है इकोनॉमिक्स से, तो वो डरना नहीं है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, करंट की चीज़ें करनी है। अगर आप 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उनको कर ले जा रहे हो तो आप एज में हो, और आपको अगर स्कोर हाई करना है तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो, सारी चीज़ें कवर करनी ही करनी है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा टॉपिक है इसमें अगर CAPF में बात करी जाए, मैथ एंड रीजनिंग। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आप 20 के 20 कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन टफ आ सकता है, बाकी आपके अगर 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो सबसे स्कोरिंग पार्ट है पूरे CAPF का मैथ एंड रीजनिंग। ये सिविल में नहीं आता है, GS में, CSET में आता है, और सिविल वाले इसको ज़्यादा भाव नहीं देते थे अब तक, 1-2 साल को छोड़ के, क्योंकि अब CSET टफ हो गया है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये भी आपको एक एज देगा, क्योंकि इसका अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसकी 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आप उसका आंसर सही ही निकालोगे। तो इस चीज़ को भी थोड़ा देखना है कि अगर आप इसको कर लेते हो अच्छे से, अगर इन सभी टॉपिक्स को जैसे हमने अभी बात की, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपका कंटेंट तो तैयार हो गया पेपर 1 का। अभी हमने बात की है पेपर 1 के कंटेंट की, अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 के कंटेंट के अलावा पेपर 1 को सॉल्व कैसे करना है। कि जैसे मैं अपनी बताऊं तो मेरा स्कोर इस साल 2022 में पेपर 1 में 164 रहा, लेकिन प्रीवियस जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें 132 था, तो पेपर 1 में स्कोर कम था तो मेरी फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। अब ये मैंने जो स्कोर बढ़ाया उसमें मैं 2-3 चीज़ों को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो कंटेंट तो आपको इम्प्रूव करना ही करना है, उसके अलावा आपको अप्रोच इम्प्रूव करनी है अपनी। अब अप्रोच कैसे इम्प्रूव होगी? पहली चीज़ PYQ। अगर आप PYQ अच्छे से करोगे, चाहे सिविल के हों, CSE के हों, चाहे CAPF के हों, चाहे CDS के हों, NDA के हों, IES के हों, UPSC जो भी पेपर कराता है उन सभी पेपरों के आपको PYQ करने हैं। उन PYQ को जब आप करेंगे तो आपको एक अप्रोच माइंडसेट बनेगा आपका कि CSE किस तरीके के क्वेश्चंस बनाती है। जब वो किस तरीके के क्वेश्चंस बनाती है ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी पूरे तरीके से, तो आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। कि भाई जब एक स्पेसिफिक तरीका होता है UPSC का क्वेश्चंस बनाने का भी, अगर आप उस तरीके को अच्छे से समझ लेते हो तो आप उसको सॉल्यूशन भी अच्छे से कर पाओगे। ये नहीं है कि सीधे सीधे फैक्ट्स काफ़ी कम पूछे जाते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो फैक्ट्स भी अगर वो पूछ रहे हैं तो बहुत तरीके से पूछे जाते हैं और रीजनेबल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स पे कभी और बात करेंगे, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी चलती हैं इसमें, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। अभी हम PYQ पे बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली। PYQ आपको बहुत अच्छे से करने हैं, अप्रोच समझनी है। दूसरा है कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हाथ बन जाएगा कि आप MCQ क्वेश्चन को सही करोगे। अगर आप कंटेंट ही सिर्फ पढ़ रहे हो तो उससे आपके MCQ नहीं होंगे, MCQ प्रैक्टिस करने से ही होंगे। जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हो उतने ज़्यादा मॉक दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, जो भी आपके पास चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, कहीं से भी करो, मॉक लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक लगा सकते हो। मॉक लगा के आपको खुद ही महसूस होगा कि आपने अगर 3-4 महीने अच्छे से मॉक लगाए हैं तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक की कि आप क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता है ना तो उसको भी आप तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि यार इसमें क्या रीजनिंग हो सकती है, इसकी क्या एनालिसिस हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये क्यों आया है, ये चीज़ें आप समझोगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, हम सोचते हैं कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, वो करंट से रिलेट होकर उसका स्टैटिक पूछते हैं। तो आपको एक अप्रोच भी समझ में आएगी कि किसी चीज़ को तैयार कैसे करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता लेकिन कि इस न्यूज़पेपर के कंटेंट को हम यूज़ कैसे करेंगे। न्यूज़पेपर के कंटेंट से अगर आप स्टैटिक चीज़ को उसको तैयार कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, और ये उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टैटिक पढ़ रहे, उसका जो करंट में चल रहा है उसका स्टैटिक आपके पास तैयार है तो पहले से। तो ये होगी इसकी अप्रोच की बात। अब बहुत सारे कोचिंग्स हैं, चाहे सक्सेस ट्री की बात कर लो आप, चाहे आप और भी जो कोचिंग्स हैं जो भी आपको मॉक्स प्रोवाइड करा रही हैं पेपर 1 के,
या फिर आप ऑनलाइन कहीं से ले लो, कहीं से भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, आप अच्छे से उसको तैयार करो। जितना ज़्यादा मॉक दोगे आप उतना अच्छा आपके लिए है, क्योंकि प्रैक्टिस बन जाएगी, आपका हाथ बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपको रियल एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अपना 2 आवर्स में पेपर को सॉल्व कर पाओगे। और एक माइंडसेट बन जाता है इंसान का कि हाँ, आप अच्छे से MCQ के पेपर को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर डायरेक्ट जाके पेपर नहीं देना है, या फिर 2-4 मॉक लगा के नहीं देना है, जितने मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगाओ। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जैसे अभी मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया था पहले भी, कि इसमें आपके जो पोर्शंस हैं वो ऐसे 4 ऐसे आते हैं, आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट आते हैं, प्रीसिस 1 आता है, एक पैसेज आता है, 2 रिपोर्ट आती हैं और ग्रामर आती है। अब है कि ऐसे आपको पैसेज फॉर्म में लिखना है, सिंपल ऐसे लिखना है। आपको जितना सिंपल ऐसे लिखेंगे, जितना इजी लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे आप, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसे में हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, कोई बहुत अच्छे टर्म्स नहीं लिखने हैं, कि आप कोई स्पेसिफिक इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखने हैं, कुछ नहीं, सिंपल ऐसे लिखो। जितना सिंपल ऐसे होगा उतना अच्छा स्कोर आएगा। दूसरा आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का आप अच्छा इंट्रो दीजिए, अच्छे 4 या 5 आर्गूमेंट लिखिए, उनको थोड़ा 2-3 लाइन में 4 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, और कंक्लूजन भी दीजिए। आपका जितना स्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्ट्रक्चर के ही आपको पहले मार्क्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर के अलावा फिर कंटेंट के मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपका स्कोर आसानी से बढ़ जाएगा। फिर है प्रिसाइज का, फिर है पैसेज। पैसेज को जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना कंटेंट दिया हुआ पूरा भरो उसको। ये नहीं कि जो पैसेज में दिया हुआ है उसके ऊपर 1 लाइन दी हुई है, लेकिन आप एक ही लाइन में आंसर नहीं लिख सकते हो। आंसर आपको पूरा तरीके से 4-5 लाइन में उसको डिस्क्राइब करके लिखना है, जो पैसेज में दिया हुआ है उसी हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है पैसेज में कि आंसर, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर पहले पैसेज के पहले पैराग्राफ में है, थोड़ा बहुत उसके तीसरे पैराग्राफ में, थोड़ा बहुत चौथे पैराग्राफ में। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ के और उसका जो क्रक्स निकालना है या कंक्लूजन निकालना है, उस हिसाब से फिर आंसर लिखना है। अगर आपने इस तरीके से आंसर लिखा तो सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो आप पैसेज में। इसके ऊपर अगर आप बात करें तो अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो 12 से 15 नंबर भी लाए जा सकते हैं पैसेज में, क्योंकि आपके पास कंटेंट पहले से ही दिया हुआ होता है उसमें ऑलरेडी। तो कंटेंट जब पहले से दिया हुआ है और आप उसी का आंसर अगर स्पेसिफिकली तरीके से लिखते हो तो स्कोर अच्छा मिलता है। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट के लिए आपको, अगर करंट अफेयर आपका अच्छे से प्रिपेयर है, आपने मैगजीन्स पढ़ी हैं, जैसे ऐसे के बारे में बात करें तो आपको किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन पढ़नी है करंट अफेयर के लिए। और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, करंट के रिलेटेड टॉपिक होते हैं, वुमेन्स के रिलेटेड टॉपिक होते हैं। आप PYQ को जब एनालिसिस करोगे तो कुछ थीम्स आपको स्पेसिफिकली पता चलेंगी जिनसे ऐसे आते हैं, और उन्हीं से रिपीटेडली आते हैं। 18 में भी आ रहा है, 19 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, एक ही टॉपिक है, उसी को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो अगर आप उन थीम्स को भी तैयार कर लोगे तो आपके ऐसे को, आपको पहले से ही आप ऐसे को ये फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ऐसे आ सकता है। तो ऐसे में तो ये है। और अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपका करंट अच्छे से प्रिपेयर है तो आप रिपोर्ट को भी अच्छे से कर सकते हो। अब लास्ट पोर्शन बचा आपका ग्रामर का। ग्रामर आपको जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करो। इसमें सिर्फ इतना करना है कि PYQs देख लो, बस 10 साल के देख लो। 10 साल के PYQ जब आप देखोगे उसमें आपको पता चल जाए कौन सी थीम्स हैं, स्पेसिफिक थीम्स हैं 2-3। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और अगर आप बात करें तो और एक ये क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन है। ये कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिकली तैयार करनी है जो CAPF में ग्रामर आती है और वही रिपीटेडली आ रही है, और वही ग्रामर सेम आपको CSE के मेंस में भी हेल्प करता है, PCS जो भी दे रहे हो उसके भी मेंस में वही सेम ग्रामर आती है, वही सेम ग्रामर, वही सेम टॉपिक्स हैं, वही सेम थीम्स हैं। आप उन PYQs को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपकी इन सब में हेल्प मिल जाएगी आपको। तो अगर आप ग्रामर अच्छे से कर लेते हो तो ग्रामर में, जैसे मैंने अभी पिछली बार भी बताया था कि 25 मार्क्स की है और ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने 25 नंबर की सही कर दी तो आपको 25 आउट ऑफ 25 मिलेंगे। और अगर आप ग्रामर में 20 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका 100+ स्कोर आना तय है, अगर आपने 20 स्कोर कर लिया तो ग्रामर में। क्योंकि अगर आप पेपर अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, बाकी सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो, तरीके से लिख रहे हो आंसर्स को, और अगर ग्रामर में 20 स्कोर कर रहे हो आप, तो आपका 100+ पेपर 2 में आना तय ही तय है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर ली,
हमने यहाँ कंटेंट की बात कर ली कि ये थीम्स हैं, इनको तैयार करना है अच्छे से, मंथली मैगजीन्स पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पेपर 2 के लिए, वो है प्रैक्टिस। जैसे मैंने पेपर 1 में बताया कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। उसी तरीके से पेपर 2 में है कि आप जितने ऐसे लिखोगे, टाइम लगाओ आपके, भाई 3 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे में आपको मॉक लगाना है, तो मॉक लगाना है आपको 3 घंटे में 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्गूमेंट लिखने हैं, 2 रिपोर्ट लिखनी है, प्रेसेज लिखना है, पैसेज करना है, 25 मार्क्स की ग्रामर करनी है, पूरा करना है 3 घंटे में करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने आप मॉक लगाओगे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मॉक लगाते हो तो आपका कंटेंट भी सुधरेगा, आपकी अप्रोच भी सुधरेगी, आप स्पेसिफिक टाइम में पूरा पेपर कर पाओगे। अगर आपने टाइम में पूरा पेपर कर लिया और ग्रामर अच्छी कर ली तो आपका 100+, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ कि 100+ स्कोर आपको टारगेट करना ही करना है। कुछ के तो 120 भी आ रहे हैं, 130 भी आ रहे हैं, वो हम कुछ लोगों के स्पेसिफिकली आ जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट 100+ रहना है पेपर 2 में। पेपर 2 में आपको 100+ स्कोर करना है। अब हमने स्पेसिफिकली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर ली। सो थैंक यू सो मच।